नैना चिलचिलाती धूप में मंदिर से नंगे पांव बाहर निकल रही थी। ओफो, ये चप्पल पे इतनी दूर निकलवा देते हैं। गॉड, तुमको मजा आता है क्या जेठ की गर्मी में मेरे नाजुक पांव जलाकर? तभी सुमित, जो कि नैना का ड्राइवर और उसका दीवाना भी था, वो नैना के पांव के नीचे अपने हाथ रख देता है। अरे मैडम, इन नाजुक कदमों को यूं ना सताओ, इनको तो मखमल के गद्दों से नीचे उतरना ही नहीं चाहिए। सुमित, तुम भी ना बड़े ही फिल्मी हो। जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा उसके लिए लव स्क्रिप्ट तुमसे ही लिखवाऊंगी। अभी जल्दी कार तक चलो, देखो तो कितनी धूप है। सुमित छाता निकालकर झट से नैना को छांव देता है और वो गाड़ी की ओर कार तक चली जाती है। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी परिधि सब देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी कोई उसे पीछे से पुकारता है, अरे परिधि बिटिया, क्या देख रही है? घर नहीं जाना क्या? अम्मा, ये देखो, ये कौन सी दुनिया की जीव है अम्मा, जो इनके लिए ना गर्मी बनी है ना ही सर्दी। इन पर मत ध्यान दे बिटिया, ये बड़े लोग हैं, गर्मी हम जैसों के ही हिस्से आई है। देख तो खुद कैसे छाते के नीचे हैं और उस बेचारे ड्राइवर को सूरज के नीचे जलने को मिल रहा है। यही सृष्टि का असूल है बेटिया, जिसके पास धन फिर ना गर्मी से जले उसका तन। चल जा, तू भी घर जा, वरना जेठ की दोपहरी में झुलस जाएगी। और तू नंगे पांव क्यों है? वो अम्मा, हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी ना, इसीलिए नंगे पांव ही आ गई। तो हो गई मन्नत पूरी। ले, अब मेरी चप्पल ही पहन जा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी घर पर कौन बाट देखेगा। शाम ढलने पर भी चली जाऊंगी घर। ना ना अम्मा, मैं तो जा रही हूँ, मन्नत घर वापस नंगे पांव जाने पर ही पूरी होगी। कल मिलती हूँ अम्मा, राम राम। परिधि वहाँ से मुंह चुरा कर निकलती है। अम्मा की बात ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी सोच में डूबी ही थी और जैसे ही गर्म सड़क पर उसका पांव पड़ा तो वो सूरज की तेजी से जल उठा। माँ, अम्मा, मैं जानती थी तू मुझे इसी तकलीफ से बचा रही थी, मगर तेरे पांव जलने से अच्छा तो मेरे ही जल जाएं। परिधि घर का काम निपटा रही थी कि तभी उसके बाबा नरेश आ जाते हैं। तेरी माँ कहाँ गई बिटिया? सुबह सुबह ही पड़ोसन से चुगली करने चली गई क्या? बाबा, आप भी ना, माँ गोबर थापने गई है, आती होगी। और मधु लंगड़ाते हुए बाहर से अंदर आती है। मधु के पांव से खून रिस रहा था। माँ, ये क्या, ये कैसे? ऊंची दीवार पर गोबर थाप रही थी, तभी पांव फिसल गया और नीचे आ गिरी। ये खसमानी चप्पल और टूटकर कहीं गिर गई। मोची से टांके लगवा लाती, अगर मिल जाती तो। कोई ना, तू फिक्र मत कर, ये तो छोटी चोट है। अरे तो तुम जाती ही क्यों इतनी जल्दी और ऐसी जगहों पर? यहीं घर के पीछे डाल दिया करो गोबर। कैसी बात करते हो जी? गोबर के उपले रोज बनेंगे, तभी बाजार में दाम सही मिलेंगे। सप्लाई पूरी होगी और वो उस दीवार पर धूप सबसे पहले आकर गिरती है। दिन तक सूख जाएंगे तो और डाल आऊंगी। दाम पता है उपलों का? 2 उपले 5 रुपल्ली जा रहे हैं बाजार में। तो बस इस बार खूब कमाकर एक ठोक पंखा लगवा लेंगे जी। रात को बच्चे बड़ा ही परेशान होते हैं। मधु के पांव के दर्द से ज्यादा उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। वो तो बस अपनी दाढ़ी पकाने गई थी। माँ, तुम मेरी वाली चप्पल पहनो, वैसे भी मैं कहाँ ही जाती हूँ कहीं, तुम ये पहन लो और फिर थापती रहो उपले। पता नहीं गर्मी किसने मांग ली। 2 महीने सर्दी पड़ती है और फिर गर्मी ही गर्मी। ये गरीब आदमी तो मटकी का पानी पी पी कर इसी मटकी में समाकर बह जाना है एक दिन, देख लेना जी। बेटा, तेरी माँ चालू हो गई है, मैं जाता हूँ हवेली मालिक के घर। माँ को चप्पल ना देती तो वो बेचारी अकेली ही काम पर चली जाती, शिकायत थोड़ी करती। थोड़ा बात कान्हा संग छेड़खानी करके शिकायतें कर देती है, पर माँ बाबा कभी कुछ नहीं बोलते। बस रात भर बैठकर हम दोनों को हाथ पंखा देते रहते हैं। पाँव जलने पर ध्यान न जाए इसलिए गाना गा लेती हूँ। अब हमारे पाँव के नीचे तो कोई हाथ रखने आएगा नहीं। हाँ। जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं, दैया पाँव जले हैं, आके गोद में उठा ले मोरे सैया। परिधि निकल गई उसी सड़क पर नंगे पांव। वहीं नैना भी अपने घर पहुंच गई थी। मॉम, मॉम, वो मंदिर में एसी नहीं लग सकता क्या? तभी दरवाजे पर खड़ा नरेश इस बात पर हंस देता है। हे यू माली काका, तुमको बड़ी हंसी आ रही है? बोलो अभी पापा को तुमको निकलवाने के लिए। नहीं नहीं बेबी, नहीं, मैं तो बस मालिक से पूछने आया था कि नए वाले फव्वारे कहाँ रखे हैं। हाँ नरेश, पीछे रखे हैं तो ले लो जाकर। और हाँ, आज जब तक पूरे पौधे की कटाई ना कर दो तब तक जाओगे नहीं। जी मालकिन। और नरेश तब भी धूप में जाकर पौधों की टेक केयर करने लगता। ये आजकल के नौकर
इनके बड़े भाव बढ़ रहे हैं। कहते हैं मैडम हमको गर्मी लग रही है, जी घबरा रहा है, छुट्टी दे दो माय फुट। अगर इतनी गर्मी लगती है तो घर बैठे ना। उफ, बट एक्चुअली इट इज टू हॉट, है ना हनी? सर्वेंट 1 लेमन सोडा। नौकर पसीने से तरबतर होकर भूमिका के लिए नींबू पानी बनाकर लाता है कि तभी उसमें उसके पसीने की बूंदें गिर जाती है। यू चीपस्टर, इतनी भी तमीज नहीं है कि साफ सफाई का ध्यान रखो। छी, हटाओ इसको यहाँ से। मालकिन, हमारी गलती ना ही है। किचन में इतनी गर्मी रहवत है कि चूल्हा आगे खड़ा हो तो लगे भाटी आगे खड़े हैं। ऐसे में पसीना आ ही जावत है मालकिन, हमको माफ कर ही दो। बदतमीज, जुबान चलाता है, समझता है कि मुझे पता नहीं कि किचन कैसा लगता है। चला जा यहाँ से। भूमिका नौकर को टॉर्चर करके भगा ही रही थी, तभी नैना की शैतानियत जाग जाती है। वेट, रुक जा, इधर लाइए नींबू सोडा। और नौकर जैसे उसको नींबू सोडा देता है, नैना उसमें थूक देती है। अब पी जरा इसे, चल पीकर दिखा, और अगर नहीं पिया तो लात मारकर आज मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। अब मुंह क्या बना रहा है? अरे ये तो तेरे लिए अमृत हो गया, अमृत। पी। नौकर नौकरी जाने के डर से वो थूका हुआ पानी भी पी जाता है, पर वो अंदर जाकर बहुत रोता है। तभी दरवाजे पर खड़े नरेश के औजार पकड़े हाथ कांपने लग जाते हैं। तुम क्या इडियट की तरह यहाँ खड़े हो? क्या चाहिए? पानी, ठंडा पानी दे दो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ चक्कर सा रहा है मेम साहब। ये सुनकर भूमिका उसे घूर कर देखती है और नरेश तो उल्टे पांव ही लौट जाता है और गार्डन के नल से ही मुंह लगाकर पानी पी लेता है। मॉम, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है सिवाय मेरे, है ना? मेरी तो सुननी ही नहीं है। बता तो क्या हुआ मेरी डॉल को? आज मैं मंदिर से आ रही थी तो मेरे पाँव जल गए। अगर ये व्रत वगैरह करना इतना ही मुश्किल है तो मैं नहीं करने वाली। अरे नाना मेरी बेटी, व्रत जरूरी है, उसी से तो घर में और तरक्की आएगी। कुंवारी बेटी को ही करना है ये व्रत। रुक तू, अभी मैं पापा से बात करती हूँ। और भूमिका का पति कपूर आ जाता है, जिसे देखकर नैना गले लग जाती है। पापा देखो ना, मेरे पाँव जल गए। पाँव जल गए मेरी बिटिया के? मैं अभी इंतजाम करता हूँ। कपूर फोन करके मंदिर में नैना जिस रास्ते से आती जाती है वहाँ लाल कारपेट बिछवा देता है। ले मेरी डॉल, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। पापा यू आर द बेस्ट। नरेश खिड़की से सब देख रहा था और खुश हो रहा था। एक दिन मैं अपनी बिटिया के लिए कालीन तो नहीं पर लाल पायदान जरूर लाऊंगा। तब हमारी परधी भी हमको ऐसे ही गले लगाकर बोलेगी, हमारे बाबक सबसे बढ़िया बाबक। हाँ, अब से खूब मेहनत करूंगा, चाहे सूरज उगे या चांद, अपना सब काम डबल मेहनत से करूंगा। वैसे आज तनख्वाह भी तो आ रही है। नरेश भूमिका के पास जाता है जो सोफे पर बैठी थी। नरेश जमीन पर उखड़ू बैठ जाता है। उसका शरीर पसीने से भीगा था। वो गमछे से बार बार साफ भी कर रहा था। हाउ टेकी, तुम कितना गंदे रहते हो, इतना पसीना तो मुझे 10 साल में भी नहीं आता। मॉम मेरे को तो लगता है भगवान ने सर्दी हम अमीरों के लिए बनाई है, ताकि हम सॉफ्ट फेदर के कोट पहनकर शिमला मनाली जा सके, और गर्मी इन गरीबों के लिए जो गर्मी के बहाने से कपड़े ना भी पहने तो इनके पैसे बच जाएं। सही बोला आपने मैडम जी। हम गरीब तंगी के कारण कम कपड़ों में गुजारा करते हैं, पर देखने वाले सोचते हैं इसको गर्मी लग रही है शायद। पर कोई गरीब का हाल पूछने नहीं आता, सब देखकर चले जाते हैं। ताने मार रहा है बदतमीज, इसके लिए तेरी तनख्वाह कटेगी। वैसे भी हाफ डे करके तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब कुछ बोला तो इससे भी जाएगा। नरेश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, मगर 500 रुपए महीने की जगह भूमिका ने उसे 250 रुपए ही दिए। वो बेचारा चुपचाप हाथ में पैसे दबाए घर आता है। परिधि भी घर पहुंच चुकी थी। जैसे वो कांधे झुके बाबा को देखती है तो झट से अपने जले हुए पांव छिपा लेती है। नरेश सबको पूरी बात बताता है। मेरी तकलीफ कुछ नहीं है बाबा के मायूस चेहरे के आगे। ए जी चिंता मत करो, अब से मैं दिन में 3 बार गोबर थेपूंगी, इधर उधर गलियों से भी उठा लाया करूंगी। सूरज बहुत तेज है, उपलों का काम शायद चल जाएगा। माँ बाबा, मैंने सोचा है कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मोहित भी स्कूल चला जाता है, तो क्यों ना मैं बाबा के साथ जाकर उनके वहाँ काम ले लूं। 2 लोग काम करेंगे तो मालकिन कुछ कम ही पैसा काटेगी। और इनको परिधि की बात जम जाती है। अगले दिन परिधि कमर में चुन्नी कसकर पहुंच जाती है नैना के दरवाजे पर। परिधि दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी वो देखती है नैना सोफे पर बैठी है और उसके नौकर चाकर लगे हैं उसे नई नई चप्पलें ट्राई करवाने को। मालकिन ये वाली लीजिए, इससे आपके पाँव को आराम मिलेगा। छी, इसका डिजाइन कितना बोरिंग है। मैडम ये वाली लीजिए, ये मखमल का एहसास देगी। हाँ, ये गजब लग रही है देखने में, मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करेगी ना पापा? हाँ क्यों नहीं। अरे नरेश तुम कब आए? और ये साथ में कौन है?
बड़ी ही प्यारी लग रही है। बाबूजी, ये मेरी बिटिया है, बहुत ही होनहार है। तनिक इसको भी थोड़ा काम का मौका दे दो। घर की हालत तंग है, पैसे की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या काम आता है तुमको? मालिक, सब कुछ जो आप कहेंगे, बस आप हुक्म करना और हम झट से कर देंगे। ठीक है। नरेश, बहुत समझदार लगती है तुम्हारी लड़की तो, पर दिखने में तो तुम जैसी नहीं है। ये तो बड़ी ही सुंदर है। ये सुनकर नैना परिधि की ओर देखती है। उसके माथे पर टपक रहा पसीना उसकी त्वचा पर जोर चमक मार रहा था। ना कोई मेकअप, ना कोई सनस्क्रीन, तब भी गजब सुंदर लग रही थी। सुंदर माय फुट। हाँ, नौकर की बेटी नौकर ही रहेगी पापा, और नौकर लोग सुंदर और समझदार कभी नहीं हो सकते। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, चलो मेरे साथ। ठीक है ठीक है, तुम खुद ही हैंडल कर लेना। लो नरेश, तुम्हारी बेटी तो हो गई सेटल, बस अब तुम्हारी पत्नी और बची है, उसे भी कोई काम देना हो तो बताना। नहीं नहीं मालिक, बस बहुत है। नैना परिधि को लेकर कार के पास जाती है और कार में बैठने लगती है। परिधि भी बैठने वाली होती है कि तभी नैना दरवाजे पर हाथ लगा लेती है। अरे, तो तुम मर्सिडीज में बैठोगी? औकात भी है क्या तुम्हारी? इसमें बैठना तो दूर, इसके एसी की हवा खाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। तो मालकिन, मैं कैसे आऊं मंदिर तक? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आना, ओके? नैना दरवाजा बंद करती है और सुमित कार लेकर जाने लगता है। परिधि कार के पीछे नंगे पांव भाग रही थी, पर नैना नहीं रोकती। परिधि पसीने से तरबतर हो गई और नैना ये देखकर खुश हो रही थी। अब देखूं तो कैसी रहेगी ये ब्यूटीफुल। जब चलेगा ना इस 40 डिग्री की धूप में तो अपने आप गलने लगेगी। मुझे क्या, मुझे तो आराम से जाना है और ऐसे ही आ जाना है। परिधि दौड़ते हुए थक जाती है, पर रुकती नहीं है। अगर रुकी तो काम से निकाल दी जाऊंगी। नहीं। और मंदिर आता है। नैना के साथ साथ परिधि भी शॉर्टकट लेकर पहुंच जाती है। मैं आ गई मालकिन। पानी। पूजा के बाद पानी पीना। अब चलो। परिधि लाल कारपेट पर जैसे ही पांव रखती है, नैना अपने सैंडल की परिधि के पांव पर जोर से मारती है। तेरी ये मजाल, तू इस पर पांव रखेगी? तुम कचरा पट्टी की जगह वो वाली है। सीमेंट का रास्ता, ये मखमली कालीन सिर्फ मेरे लिए है। क्यों सुमित? सुमित परिधि की ओर देखता है और चुप हो जाता है। परिधि भी ऊ आ कुछ किए बिना जो नैना कहती है सब करती है। तभी नैना देखती है कि सारे लोग पलट कर पीछे खड़े परिधि के रूप को ही देख रहे थे और सारी अम्माएं परिधि के सर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। ये देख नैना का तो पारा ही हाई हो गया था। फिर बारी आई पूजा के बाद लौटने की, मगर ये क्या अनर्थ तो तब हुआ जब नैना की चप्पलें ही गायब हो गई थी। ये देख उसका गुस्सा आसमान छू जाता है। नैना परिधि का कान खींचकर उसे कार की डिग्गी में पटकती है और सीधे घर ले आती है। मालकिन खोलो, आखिर मैंने क्या किया है मालकिन? खोलो ना, मेरी गलती क्या है? घर के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नैना उसे डिग्गी से बाहर निकालती है। अरे क्यों कोहराम मचा रखा है, बता तो। मॉम, इसने मेरी ब्रांड न्यू चप्पल चुराई है। मुझे तो इसकी नियत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। नहीं मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला आपकी चप्पल क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तेरे पास तो चप्पल है नहीं, भिखारन। तो आ गया होगा महंगी चप्पल देखकर दिल। छोटी मेम साहब, ये आप क्या बोल रही हैं? हम लोग गरीब जरूर हैं, पर चोर या भिखारी नहीं। मैं मेरी बेटी को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम चुप रहो। एक तो चोरी, ऊपर से बहसबाजी। नहीं मालकिन, अगर इल्जाम दूर करने के लिए मुझे चप्पल के पैसे देने पड़े तो मैं दे दूंगा। मेरे पास मेरी तनख्वाह भी है, कल ही दिया था मालकिन ने। और नरेश जेब से पसीने से चिपक रहे कुछ नोट निकालता है। तुम दोगे? तेरी गंदगी तेरे पास ही रख। पता भी है वो कितने की थी? पूरे 12,000 की, यानी तुम्हारे 2 साल की इनकम। मॉम, अब 2 साल तक इस बूढ़े को फूटी कौड़ी मत देना, और जब तक इन बाप बेटी से मैं पूरी वसूली न कर लूं, इनको काम छोड़ने भी मत देना। ये सुनकर नरेश और परिधि के सीने पर पत्थर सा गिर जाता है और दोनों उदास होकर घर लौटते हैं। नैना भी चिड़ी हुई अपने कमरे में जाती है। बड़ी आई सुंदरता बिखेरने वाली। नैना अपना पर्स निकालती है और उसके अंदर से वही चप्पल निकालकर पहन लेती है। चप्पलें नैना ने ही चुराई थी ताकि परिधि को और अधिक टॉर्चर कर सके। दोनों बाप बेटी घर आते हैं और देखते हैं कि मधु अपने बेटे मोहित को डंडे से मार रही थी और वो रोने लग रहा था। माँ मत मारो ना माँ। परिधि को देखकर मोहित उसके पीछे जाकर छिप जाता है। अरे आखिर हुआ क्या है, क्यों मार रही हो बेचारे को? सत्यानाश जाए इसका। मैं इसकी माँ जो एक एक उपला बेचकर पैसा जोड़कर इसको किताबों के लिए देती हूँ, आज देखा ये उन पैसों से क्या फालतू उठाकर लाया है।
चुप करो तुम माँ। जीजी मैं कुछ फालतू नहीं लाया। माँ के पाँव में लगी थी तो लगाने को क्रीम और पट्टी लाया हूँ, और बाबा के ग्लूकोज का डिब्बा। गर्मियों में जब भी कमजोरी आएगी बाबा को पिला देना। देख कैसे बता रहा है। मोहित बेटा 95 रुपए का डिब्बा, 60 रुपए की क्रीम, इतने पैसे क्यों लगाए? पता है ना तेरे बाबा की जेब बहुत छोटी है। हाँ जानता हूँ जेब छोटी है, मगर मेरी और जीजू की भावना तो छोटी नहीं है ना। हमें तो नजर आता है ना कि हमारे माँ बाबा एक पंखा लगाने के लिए कैसे अपनी नींद तोड़कर सुबह से ही मेहनत करने चले जाते हैं। और देखना जीजी, ये कभी उस पंखे में खुद नहीं सोएंगे, बस इसीलिए ताकि हमको हवा लग सके। छोटा जरूर हूँ, बेटा जरूर हूँ, मगर फिर भी सब समझता हूँ। दवाई लगा लो माँ, दुख रहा होगा। मधु अपने बेटे की भावना से पिघल जाती है। और हाँ, ये मैंने बचाए हुए पैसों से लिया है। आप चीज खाने के लिए देते थे, मैं कभी चीज खाता नहीं था और सब पैसा बच जाता था। अरे एक और चीज है मेरे पास। मोहित जेब से 4 मिनट वाली टॉफी निकालता है और सबको देता है। अरे ये क्या? ये है जादू। सब इस टॉफी को खाओ, और माँ जरा एक गिलास पानी सब ले लेना। अब टॉफी खाकर मुंह खोलकर अंदर हवा खींचो। और सब ऐसे ही करते हैं, खूब हंसते हैं। अरे माँ इतना ठंडा, ये तो लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा ले लिया हो मुंह में। है ना सस्ती ऐसी। माँ बाबा जीजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तभी वहाँ नैना का ड्राइवर सुमित आ जाता है। नहीं छोटे, तुझे बड़ा होने में समय है, तब तक काका काकी के पास मैं हूँ ना। लो काका, ये थोड़े से पैसे हैं। उन जल्लादों के भरोसे तो हम गरीब जिंदा भी नहीं रहने चाहिए। बिना तनख्वाह कैसे रहोगे मैं सब समझता हूँ, ये आपकी मदद करेंगे। पर भाई ये आपके पास। चुप कर, क्या तेरा मेरा इनके अलावा है ही कौन? और तू थोड़ा उस नकचड़ी मैम से दूर रहा कर, वो तुझे तंग करती है तो बुरा लगता है मुझे। कोई बात नहीं भाई, काम है मेरा वहाँ, तो बचकर जाऊंगी भी कहाँ। रख लेने दो तंग, अगर उसे उसी में मजा आता है तो ये गरीब किसी को तो मजा दे रही है ना। हाँ। और सभी खुशी से सो जाते हैं। तभी रात में परिधि उठकर सुमित के पास जाती है। भैया भैया उठो ना। क्या हुआ छोटी? आपको कितना पैसा मिलता है? दिन का 100 रुपया। क्या? दिन का 100 रुपया? यानी महीने का 1000? यानी कि हमारे 6 महीने की कमाई 1 महीने में। अरे छोटी, तो मैं ड्राइवर भी तो हूँ। क्या करना होता है उसके लिए? कार चलानी आनी चाहिए पगली। चल सो जा अभी, क्यों रात में तंग कर रही है? परिधि ये सुनकर बड़ी खुश होती है। हमको भी चलाना है कार, हमको भी बनना है ड्राइवर, तुम सिखाओगे हमको कार चलाना? क्या? सुमित के चौंकने से सब जाग जाते हैं और फिर सब मिलकर सुमित को परिधि को कार सिखाने की बात पर मना लेते हैं। चार्ली कहाँ गया अब? कितना कुछ मिस कर दिया उसने। इडियट का फोन भी नहीं लग रहा, ऊपर से ये एसी भी। उफ, ये कमरे में इतनी गर्मी क्यों है? नैना रात भर बेचैन होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वहीं उधर बिना पंखे और मच्छरों के बीच में भी मोहित और परिधि मधु के आंचल से लिपटकर सो रहे थे, और मधु रात भर उनके पास बैठकर हाथ पंखे से हवा डाल रही थी। माएं खासकर ऐसी ही होती हैं, जिनके पास कुछ न होकर भी बहुत ममता होती है। कितना सब त्याग करके चलती है अपनी औलाद की सुकून भरी नींद के लिए। और ये एक बार का काम नहीं, वो ये रूटीन पूरी उम्र फॉलो करती है। अगला दिन होता है। परिधि ने आज एक हवाई चप्पल ले ली थी। वो पहुंच जाती है नैना के घर। परिधि बड़बड़ाते हुए घर में घुस रही थी। 90 रुपए की चप्पल आई, 2 रुपए का माँ की साड़ी का फॉल आया, 3 रुपए का छोटे का पेन आया, 90, 3 और 2 हुए। और परिधि हिसाब लगाते हुए दरवाजे पर खड़े चार्ली से जा टकराती है। परिधि चौखट पर खड़े चार्ली से जा टकराती है। अरे अरे उड़न परी, कहाँ जा रही हो? सॉरी साहब, मैं आपको देखी नहीं। अच्छा हुआ जो नहीं देखा, देख लेती तो यूं कहाँ ही टकरा पाती। वैसे आजकल तुम बड़ी चर्चा में चल रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? भाई तुम भी क्या गप्पे मार रहे हो नौकरानी के साथ? और तुम खड़ी रहोगी या काम भी करोगी कुछ? परिधि डरकर किचन में चली जाती है। हाय, ऐसी नौकरानी रोज सुबह चाय पिलाए तो उसकी उंगली डुबोकर मैं तो चाय ही मीठी कर लूं। चार्ली बस भी करो, नौकरानी को तो छोड़ दो तुम और चलो तैयार हो जाओ। मुझे समर शॉपिंग करके लानी है, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। नैना अपने कमरे में जाती है और कुछ देर में परिधि उसके लिए कमरे में चाय लेकर जाती है तो देखती है कि नैना का कमरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। परिधि वहीं खड़ी हो जाती है। मेम साहब का कमरा तो फ्रिज से भी ठंडा है, पर कैसे? रसोई में तो आँच की तरह जलता है सब।
उनसे पूछती हूँ अगर 2 मिनट यहीं बैठने दे, मुझे तो जान में जान आए। मगर परिधि मुंह खोलती है कि उससे पहले ही नैना उसे धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है। निकल बाहर यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में खड़े होने की? इतनी ही एसी की हवा चाहिए तो बाप को बोलकर घर में लगवा ले। परिधि बेचारी मायूस होकर बाहर आ जाती है। वहीं सुमित भी आ गया था। छोटी, तू जब गाड़ी चलाना सीख जाएगी तो रोज एसी की हवा खाने को मिलेगी। गाड़ी में भी एसी होता है। और परिधि अब कार सीखने का ठान लेती है। सुमित अपने दोस्त की कार लेकर देर रात में सबके सोने के बाद परिधि को उठाकर उसे कार चलाना सिखाने लगा। दिन बीतने लगे। एक दिन परिधि अपना काम कर रही थी, तभी वो खिड़की से देखती है कि उसके बाबा को तेज गर्मी के कारण चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। परिधि घबराकर उन्हें उठाती है, पर मदद के लिए कोई नहीं आता। तभी वहाँ से चार्ली जा रहा होता है। अरे काका, क्या हुआ इनको? चलो चलो उठाओ इनको, अंदर ले चलते हैं। चार्ली और परिधि मिलकर नरेश को उठाकर अंदर हॉल में सोफे पर लेटा देते हैं। चार्ली परेशान परिधि के हाथ पर हाथ रखता है। परेशान मत हो तुम, मैं अभी इनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। परिधि चार्ली की आंखों में एक विश्वास देखती है और रोने लगती है। तभी दरवाजे से भूमिका कपूर अपनी लाडली नैना के साथ हंसते हुए अंदर आती है कि अचानक नैना का पाँव चौखट पर लगकर हल्का सा मुड़ जाता है। आउच माँ! अरे मेरी डॉल को चोट लग गई। कपूर साहब, आप देख क्या रहे हैं? मेरी मदद करिए इसे सोफे पर बैठाने में। कपूर और भूमिका नैना को सहारा देते हैं और घर में जैसे ही देखते हैं सोफे पर तो नौकर नरेश पहले से ही था। ये देखकर तीनों का चेहरा तिल मिलाकर लाल हो जाता है। अच्छा हुआ मॉम पापा आप आ गए। देखिए, मालिक काका को शायद पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हुआ है। हमको इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना शरीर में गर्मी ज्यादा चढ़ जाएगी। चार्ली, पर ये नौकर हमारे सोफे पर क्या कर रहा है? हटाओ इसे। देखो तो तुम्हारी नैना के पाँव में मोच आ गई है, इसे बैठने दो। रामू, भोला, कहाँ मर गए सब? अरे इधर आओ और इस गंदगी को हमारे सोफे से हटाओ। परिधि सारा तमाशा चुपचाप कोने में खड़ी रोते हुए देख रही थी कि तभी दोनों नौकर आकर बेहोश नरेश को उतारकर फर्श पर रख देते हैं और भूमिका नैना को बिठाती है। नैना भी इतना नाटक कर रही थी दर्द का कि जैसे पाँव ना मुड़ा हो, ऊपर से ट्रक ही चला गया हो। मॉम, नैना मर नहीं रही है, हो जाएगी ठीक। पहले हमको काका को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, वो भी जल्दी। ये हमारे यहाँ काम करते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें, इनका इलाज कराएं। बेचारी परिधि को देखो कितना लाचार लग रही है। ठीक है रामू, भोला, नरेश को पास के सरकारी अस्पताल ले जाओ और भर्ती करा दो। ये लो 20 रुपए, पर्ची कटवा लेना। और लड़की, तुम भी जाओ इनके साथ और ये 50 रुपए ऑटो कर लेना अलग से, ठीक है? क्या सरकारी अस्पताल? हाँ, और नहीं तो क्या, टाटा में ले जाएंगे। इस बूढ़े की बनियान भी नहीं रहेगी वहाँ का इलाज का पैसा चुकाते चुकाते। और तू नैना को लेकर बिड़ला हॉस्पिटल ले चल। देख तो कितना दुख रहा है इसे। परिधि चार्ली एक दूसरे का मुंह देखते हैं और दोनों अलग अलग अस्पतालों में चले जाते हैं। एक तरफ परिधि लंबी लाइन में लगकर अपने बाप को सरकारी अस्पताल में एक बेड मुश्किल से दिला पा रही थी। दूसरी ओर नैना चेम्बर में बैठकर महंगा फैंसी इलाज करवा रही थी। उधर बिस्तर के आसपास पेशेंट और डॉक्टरों से ज्यादा मक्खियां भिनभिना रही थी। ऊपर एक टूटी गर्दन का मरा सा पंखा चल रहा था, जो इस तपती गर्मी में भी ठीक हो रहे पेशेंट को फिर से बीमार करने की क्षमता रखता है। मगर दूसरी ओर नैना, मॉम, नहीं ना, ये वाली प्लेन गरम पट्टी नहीं, कुछ तो फैंसी फ्लावर वाली डिजाइन बांधूंगी ना पाँव में। और चार्ली भैया, ये चेम्बर का एसी कितना कम है, मुझे दूसरे वाले में शिफ्ट करा दो ना। चार्ली अपनी बहन की ओर देखता है और दांत भींचकर बाहर चला जाता है। अब इसको क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा है पानी की कमी है, ड्रिप तो लगा दी है, मगर नारियल पानी लाने को कहा है। एक नारियल पानी 80 रुपए का है, कम से कम 6 पिलाने को कहा है। मैं कहाँ से लाऊं? माँ को बोलूं? नहीं, मालिक से मांग कर देखती हूँ। तभी परिधि के सामने स्ट्रॉ लगा नारियल पानी आता है। वो हैरान होकर मुड़कर देखती है तो वहाँ चार्ली था। वो कुछ नारियल परिधि को देता है, पर वो पकड़ती नहीं है। अरे पी लो तुम भी, और काका भी पी लेंगे। एंड डोंट वरी, मैं पैसे नहीं लूंगा, पियो, मैं भी पी लूंगा। वैसे सुना है सुंदर लड़कियों के साथ नारियल पानी पी लेना रिश्ते की पहली शुरुआत होती है। परिधि ये सुनकर खांसने लगती है और चार्ली उसकी पीठ सहलाता है। परिधि शर्मा जाती है। वाओ, नाइस हॉस्पिटल। ये पंखा और ऊपर नहीं लग सकता था क्या? लगता है जैसे हमको नहीं सूरज को ही हवा देकर मानेगा। मैं तो बैठ जाता हूँ। सही कह रहे हो, पर साहब आप इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं? आप अपनी कार के एसी में बैठ जाइए, आपको गर्मी की कहाँ आदत होगी। हमें तो इन सब की आदत है। पता है साहब, हमारे घर में तो ये टूटी गर्दन वाला पंखा तक नहीं है। हे, बट हाउ? आई मीन कैसे? आज के समय में ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, वो अमीरों के घर की बात है।
पर गरीबों की जिंदगी में सब कुछ संभव है। इस सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर 2 महीने के बच्चे को छोड़कर एक माँ का मर जाना संभव है। एक बच्चे का अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाना संभव है। और वो जो प्रसूता कक्ष है, वहाँ आती है 9 महीने के पेट का भार लिए औरतें, इतनी गर्मी, भारी कपड़े और बंद वार्ड, पर वो फिर भी देती है जन्म। सच बताऊं साहब, माँ योद्धा तो है, मगर गरीब माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं, जो खुद भूखी रहेगी पर अपनी औलाद के लिए अन्न कैसे भी जुटा लेगी। आइए मेरे साथ, आइए। और परिधि चार्ली को हाथ पकड़कर बाहर लाती है और सड़क पर ले चलती है। अब यहाँ से देखना शुरू करिए। ये जो तेज धूप आपकी आंख में चुभती है, उसी धूप में बैठकर हम जैसे लोग सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। उधर देखो, ईंट के गर्म भट्टों की भभक में भी सब लगे हैं कमाने। वो देखो साहब, उस आदमी को, अपनी सारी दुकान इसी कमीज पर टांग कर पूरे दिन इधर से उधर भटकेगा। खैर, आपको ये देखने की आदत भी नहीं होगी। चार्ली की आंख नम हो गई थी। कभी उसे धूप से तिलमिलाहट होती है और पसीना बहने लगता है। ये देख परिधि अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने लगती है। दोनों एकदम करीब थे। चार्ली तभी देखता है कि परिधि नंगे पांव ही आ गई थी बाहर। परिधि, तुमने पाँव में कुछ पहना क्यों नहीं है? ओह नो। कोई बात नहीं साहब, मेरे पाँव नहीं जलते, ये अब पक गए हैं। व्हाट रबिश, चुप रहो तुम। इतने सुंदर कोमल पाँव को तो तुमको जमीन पर भी नहीं रखना चाहिए। लाओ, इनको मेरी हथेलियों पर रखो। चार्ली परिधि के पांव उठाकर अपनी हथेलियां उनके नीचे रख देता है और ये देख परिधि को नैना और सुमित वाला दृश्य याद आ जाता है। परिधि की आंखों से आंसू छलककर चार्ली के चेहरे पर आ गिरता है। अब क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं, इतने मान की आदत नहीं है साहब, अभी तक फिल्मों में ही देखा था बस। फिल्में भी तो असलियत की कहानियों पर बनती हैं पगली। चलो तुमको घर छोड़ आता हूँ। काका के पास दोनों नौकर रुक जाएंगे, फिर शाम को परिवार के साथ आ जाना। चार्ली परिधि को बाहों में उठाकर अपनी कार में बिठाता है, प्यार से सीट बेल्ट लगाता है तो परिधि की जुल्फें चार्ली को तंग करने लगती है। साहब, आप क्यों कर रहे हैं सब? मैं कौन हूँ आपकी? कभी कभी कुछ चीजें खुद को अच्छा लगाने के लिए भी करनी चाहिए। मुझे खुशी मिल रही है, जिंदगी को तुम्हारे नजर के चश्मे से देख रहा हूँ। चले अब। और दोनों चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर चार्ली की कार बंद पड़ जाती है और गाड़ी लॉक हो जाती है। चार्ली कार चला रहा था कि तभी कार अटकने लगती है और सामने से एक ट्रक आता है। चार्ली घबराकर कार घुमाकर रोक देता है और कार बंद पड़ जाती है। परिधि, चार्ली दोनों घबरा गए थे। चार्ली का सर स्टीयरिंग पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अंदर बहुत गर्मी थी, दरवाजे लॉक हो गए थे। साहब, मालिक, अरे ये क्या हो गया? उठिए मालिक। परिधि हॉर्न बजाती है और चार्ली झटके से उठता है। उसका भी सर घूम रहा था। क्या हुआ आपको? और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मैं किसी को मदद के लिए भी बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे? आप ठीक तो है ना? गर्मी गर्मी, एसी चलाओ, मेरा जी घबरा रहा है। आई कांट ड्राइव, कोई बचाओ मुझे। पानी। परिधि चार्ली को शांत करती है। साहब, आप इधर आइए, मुझे उस ओर आने दीजिए। यहाँ अभी कोई भी नहीं है, मदद नहीं मिलेगी। थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ शायद मदद हो। मगर तुम कैसे? तुमको तो कार चलानी आती है। मेरा मतलब कभी ठीक से चलाई नहीं, पर हाँ सीख रही हूँ, आज पहली बार। आप आइए इधर। और चार्ली परिधि सीट बदल लेते हैं। परिधि हाथ जोड़ती है और चार्ली भी आंख बंद कर लेता है। हे भगवान, माना कि मुझे सुंदर लड़कियों के साथ जीना पसंद है, पर एक सुंदर लड़की की वजह से मर जाऊं ऐसा तो नहीं चाहा था। 1 2 3 परिधि कार स्टार्ट करती है और वो चल पड़ती है। ये देखकर चार्ली को परिधि पर गर्व महसूस होता है। उफ, इतनी गर्मी ना होती तो खिड़की से बाहर निकल कर चिल्लाता कि मेरी ड्राइवर परिधि शर्मा है, शर्मा है, शर्मा है। तो अभी भी चिल्ला दीजिए साहब। मेरा मतलब, आप लोग इतना डरते क्यों हैं? धूप से जलने से, बारिश में भीगने से, पैदल चलने से, ये सब तो प्रकृति का असली स्पर्श होता है ना। जब तक पाँव ना जले, चांद की ठंडी चांदनी का मजा नहीं मिल सकता। जब तक पैदल ना चलो, थकान से नींद का आनंद नहीं मिल सकता। बारिश की बूंद होठों पर न गिरे, तब तक पानी की मिठास का स्वाद कैसे पता चलेगा? मतलब क्या हम लोगों का जीना जीना नहीं है? नहीं साहब, जीना है, बिल्कुल जीना है, मगर आप बड़े लोग बड़ा डर कर जीते हैं। जैसे सोचो, धूप में जाने से पहले अगर चेहरे पर वो क्रीम न लगाएं तो क्या बाहर निकलते हैं? नहीं ना। सोचा आपने कभी? आपके सारे एसी खराब हो गए तो कैसे बचोगे इस राक्षसी गर्मी से? तो तुमको भी तो एसी की आदत नहीं है, तुम भी तो डर के ही रहते होगे ना? नहीं साहब, हमको एसी की आदत नहीं है ऐसा नहीं है, हमारी औकात नहीं है, ये सच बात है। और ऐसा नहीं है कि एसी में कभी बैठे तो शरीर पर कांटे लग जाएंगे, मगर हमें एसी में उठाकर अगर
बिना पंखे में भी रख दोगे तो भी हम जैसों की बगिया गर्मी से पिघलेगी नहीं। हमने खुद को जिंदा रखना सीख लिया है। एक चीज दिखाऊं आपको, रुको। परिधि मिंट की टॉफी पर्स से निकालती है और चार्ली को खाने को देती है। ये क्या टॉफी? तुम तो ज्ञान देते हुए भूल ही गई कि मैं बच्चा नहीं हूँ, तुमसे भी बड़ा हूँ। ओहो साहब, खाइए और फिर देखिए मैजिक। चार्ली टॉफी खाता है और परिधि उसे पानी देती है। वो जैसे ही पानी पीता है उसे ठंडा ठंडा लगता है। हे व्हाट, मुंह का एसी इतना ठंडा लगा। और टॉफी दो ना, ये कैसे किया तुमने? गरीबों को जीना है तो जुगाड़ू बनना होता है साहब। देखो, मैं कार भी चलाना सीख गई और मेरा घर भी आ गया। अब आप भी अपने घर जाइए और एसी चल नहीं रहा है तो आप मिंट की टॉफी खाइए। चार्ली जाती हुई परिधि को देख रहा था और वो उसकी बातों में खोता हुआ ड्राइव करके घर लौट आता है। चार्ली के कपड़े एक्सीडेंट से फट गए थे। ये देखकर उसके घर वाले घबरा जाते हैं। घबराओ नहीं माँ, वो मैं बस परिधि को घर छोड़ने गया था। तो उस 2 कौड़ी के माली की बेटी से मिलने गया था ना? नाक कटवाता घूम हमारी, है ना? ये ना कि बराबर वालों के साथ उठा बैठा करे। व्हाट रबिश मॉम, कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? बेचारी को जरूरत थी तो मैं चला गया, तो क्या ऐसा पहाड़ टूट पड़ा इसमें? अच्छा, तुझे उसकी जरूरत ही पूरी करनी है तो फिर उसे नौकरानी क्यों रख रहा है? ब्याह कर बहुरानी बना दे मेरी, और फिर मैं उसकी खूब सेवा पानी करूंगी, तब ठीक? हाँ, तब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम इस चीज से ऊपर कभी उठ पाओगी? अमीरी गरीबी ये वो, जानती हो वो कितनी अमीर है? क्योंकि डैड मॉम नैना, जब रात में वो दोनों भाई बहन सोते हैं ना, तो उनकी माँ उनके सिरहाने बैठकर हाथ पंखा करती रहती है। मॉम, तुम आखिरी बार मेरे कमरे में कब आई थी, याद है? अच्छा ये बता दो, मैं सोता कितने बजे हूँ? चलो उठता कितने बजे हूँ ये तो पता ही होगा ना तुमको नैना के लाल लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना। किट्टियां कर लो, तुम एक काम करो, जाओ। चार्ली ऊपर चला जाता है और वहाँ सा होकर परिधि की याद में खो जाता है। भूमिका का चेहरा उतर गया था। नैना को परिधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर परिधि भी घर पहुँच जाती है और मधु को सारी बात बताती है। क्या तेरे बाबा बीमार है? चल अभी चल। मैं तो कहती थी ये काम छोड़ दो, मैं और मेहनत कर लूंगी। सुन, हम ये मकान गिरवी रख देंगे और उतार देंगे उनका कर्जा। तुम दोनों अब से वहाँ नहीं जाओगे बस। ये महलों के लोग सब ऐसे ही होते हैं। मामा सब ठीक है, और हाँ, महलों के लोग ऐसे ही होते हैं, पर सब नहीं। वही छोटे मालिक हैं, वो उन जैसे नहीं हैं। मुझ संग हंसते भी है, बातें भी करते हैं। सब ठीक है माँ, शाम को बाबा के पास चलेंगे। और परिधि 2-4 दिन की छुट्टी लेकर अपने बाबा की देखभाल करने अस्पताल जाने लगी। वो जैसे ही पहुंचती है, बिस्तर के पास नारियल पानी रखा पाती है। परिधि जानती है कि ये चार्ली ही कर रहा था। उधर चार्ली परिधि से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। एक दिन नैना परेशान सी कार में बैठकर जाने लगती है। सुमित ये नोटिस करता है। मैडम क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भाई की हरकत की वजह से मॉम डैड अब मेरी शादी कराने पर तुल रहे हैं। कल मंदिर में पूजा भी रखी है। मेरा तो हो चुका है दिमाग खराब। सुमित एक बात बताओ, किसी रोज मैं घर से भागूं तो तुम मेरी गाड़ी ड्राइव करके ले तो चलोगे ना? मेम साहब आप भी ना। अगले दिन नैना अपने परिवार के साथ मंदिर के लिए निकलती है। उधर नरेश भी अब ठीक हो चुका था। वो भी अपने परिवार के साथ उसी मंदिर में पहुंचता है। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी कि नरेश का परिवार और नैना का कपूर परिवार दोनों ही उस रेड कारपेट पर जमी भीड़ में खड़े थे। इस पंडित को तो बताना ही पड़ेगा मेरा पावर, हमको लाइन में लगाता है कपूर्स को। चार्ली की नजर परिधि पर बार बार जा रही थी। माथे की छोटी बिंदिया उसे राधा रानी जैसी बना रही थी। ये देखकर नैना भूमिका चिढ़ जाते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। भूमिका मौका पाकर कपूर के कान में फुसफुसाती है और फिर कपूर नरेश और उसकी बीवी को धक्का मारकर लाइन से बाहर फेंकने लगता है। निकलो गटर छाप लोग यहाँ से, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मालिक ये क्या कर रहे हैं? भगवान के घर में कैसा भेदभाव? भेदभाव है, ये मंदिर हमारे ट्रस्ट का है, तेरे बाप का नहीं है। ये कारपेट हमारी बेटी के कोमल पांव के लिए है, तेरी बेटी के मनहूस कदमों के लिए नहीं। तू जो दिहाड़ी 20 रुपये काम करता है, तू हम कपूर्स के बीच में बराबर में खड़ा होगा। निकल यहाँ से, अपनी लाइन दूसरी बना, हट। कपूर नरेश को लगातार धक्का मार रहा था कि तभी चार्ली आकर अपने बाप का हाथ रोक लेता है। बस पापा बस, बहुत हुआ। आपका दिमाग दिल सब दौलत के नशे में पत्थर बन चुका है। ईश्वर की पूजा की जगह है ये, और यहाँ भी इतनी गर्मी है। अगर ये बेचारे धूप से बचने के लिए यहाँ पाँव रख भी रहे हैं तो क्या हुआ? आखिर है तो ये भी वही हाड़ मास का पुतला। लो बोला बेटा, बाप के आगे बोला। ये सब इस चुड़ैल का सिखाया पढ़ाया है। हाँ, इसी चुड़ैल का है। और हाँ, सिखाया इसने कि कैसे गरीबी की धूप को बिना छाता सहन किया जा सकता है। क्यों इस अमीरी की छत के नीचे रहकर भी आप दिन रात सूरज के नीचे जलते रहते हैं। ये सब मुझे परिधि ने ही बताया, और इसीलिए आज मैं इसे अपने मन से अपनी जीवन साथी स्वीकार करता हूँ।
जिसके साथ जीवन की हर धूप छाव में मैं साथ चलना चाहूंगा। परिधि ये सुनकर अचंभित हो गई थी। चार्ली उसके करीब जाकर उसे अपना हाथ देता है। वो शर्मा रही थी, घबरा रही थी, पर वो हाथ थमा देती है और वो ठाकुर जी के सामने ही थाल से सिंदूर लेकर परिधि की मांग में सजा देता है। साहब ये। चार्ली बुलाओ, अब से हमारी गर्मी हम दोनों के बीच बटेगी उम्र भर। और हाँ डैड, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका शादी का खर्चा बच गया और बिन बुलाए इतने बाराती भी आ गए। कपूर, भूमिका, नैना ये देखकर चिढ़कर वहाँ से मुंह फेर कर चले जाते हैं। आई लव यू परिधि, तुम जैसी लड़की ही मुझे जीना सिखा सकती है। मुझ संग चलोगी पैदल? और परिधि भी चार्ली को गले लगा लेती है। दो प्यार करने वाले अमीरी गरीबी सब बंधन तोड़कर एक हो रहे थे। मालिक, ये क्या एहसान कर दिया आपने मुझ पर। अरे अरे काका, एहसान तो अब आप करेंगे जो मुझ बेसहारा को अपने घर में रखेंगे। क्यों रखेंगे ना? और चार्ली परिधि संग उसके गरीब खाने में आ जाता है। वो जाकर देखता है तो सच में वहाँ कोई पंखा नहीं था, कोई आराम के साधन नहीं थे, पर वो खुशी से वहाँ रहने का फैसला करता है। रात में जब मधु हाथ पंखा डालती है तो वो ये देखकर रोककर उसकी गोद से लिपट जाता है। माँ। दरवाजे की घंटी बजती है और भूमिका दरवाजा खोलती है तो नैना दुल्हन के जोड़े में सुहागन बनकर खड़ी थी और साथ में था उसका ड्राइवर सुमित। नैना सुमित के साथ सुहागन बनकर दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर कपूर और भूमिका अपना सर पकड़ लेते हैं। आखिर ये क्या माजरा है? देखिए आगे। नैना बेटा, ड्राइवर के साथ? पर क्यों? एजी, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? मेरी तो दोनों औलादें ही नालायक निकली। एक ने नौकरानी ब्याह ली, एक ने ड्राइवर से कर ली। पापा, ये मेरे पति हैं अब, और मैंने जान लिया है कि इनकी क्या कीमत है। भला होगा अगर आप भी इनकी इज्जत करें और हमें अपना ले, ताकि घर की बात घर में ही दबी रह जाए। मगर फिर भी हमको बता तो सही नैना, तेरे क्या मन में आई जो तू ऐसे? नैना किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना सुमित का हाथ थामकर उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा लगाकर खूब हंसती है। भागने से ज्यादा ये प्लान सही था ना सुमित? नौटंकी की वजह से अब ये मेरी शादी करने की ही नहीं सोचेंगे और तुमको भी मुफ्त का मान सम्मान मिल जाएगा और खूब पैसा भी, तो है ना तुम्हारे फायदे की बात। सुमित नैना को हंसता देखकर हैरान था। तभी उसकी नजर उसके गले में पहने मंगलसूत्र पर जाती है। मेम साहब, आपने इतनी रात को मुझे मंदिर के पास मिलने क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? कहीं आप भागने का प्लान तो नहीं कर रही? नहीं, मेरे पास उससे बेहतर एक चीज है। देखो, टड़ैंग, मंगलसूत्र और सिंदूर। अब तुम फटाफट इसे मेरे गले में डाल दो। ये आप क्या बोल रही हैं मेम साहब? आप तो मालकिन है हमारी। हाँ, तभी तो इन मॉम डैड को पता चलेगा कि मुझसे पंगे लेने का क्या नतीजा होता है। जब इनके सपने टूटेंगे तो पता चलेगा कि मेरे जो सपने तोड़ रहे हैं मुझे उनका कितना दर्द होता होगा। चलो, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? अरे बाबा, डरो नहीं, तुमको इस काम का मैं पैसा दूंगी। और सुमित नैना को मंगलसूत्र पहनाता है और सिंदूर मांग में सजा देता है। जिसे आप नौटंकी समझकर करवा रही हैं, उसे तो मैं हमेशा से ही करना चाहता था। मैं तो आपको ही हमेशा चाहता था नैना जी, मगर एक परी को छूने की हिम्मत ये नाली का कीड़ा कैसे कर सकता था? पर शायद ठाकुर जी की यही मंजूरी है कि मैं परी को छू तो पा रहा हूँ। अच्छा, तुम सोफे पर सोना, मैं बेड पर। कुछ दिन तक ये नाटक चालू रखेंगे जब तक कि इनका दिमाग ठिकाने ना आ जाए। पर नैना जी, मुझे माँ बाप के साथ किया गया ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप अपनी बात आराम से और प्यार से भी तो कह सकती थी ना। देखो, तुम ज्यादा मेरे बाप ना बनो अब, ओके? ये कोई तुम्हारे मॉम डैड हैं जो तुमको बड़ी परवाह हो रही है? ये दोनों इसी लायक है। तुमको जो ज्ञान देना है वो अपने माँ बाबा के सामने जाकर देना, इधर नहीं। सही कहा आपने, ये मेरे माँ बाबा नहीं है। अगर होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, पर अफसोस वो इस दुनिया में नहीं है। सुमित की आंख नम थी और वो रोता हुआ सोफे पर जाकर लेट जाता है। नैना को अपनी बात का बुरा लगता है, मगर उसने तो कभी झुकना सीखा ही नहीं था। जहाँ भूमिका एक दुष्ट सास तो थी ही, वो अपने गरीब दामाद को तंग करने का मौका कैसे चूकती? भूमिका ने सुमित को बहुत तंग किया, काफी बार जलील भी किया, पर सुमित कुछ नहीं बोलता था। सुमित, चलो मेरे साथ सब्जी लेने। और भूमिका ढेर सारी भाजी खरीदती है, मगर पैसा नहीं देती है। बिल आता है 2000 का। सुमित बेटा, पैसे तुम इनको दे दो। पर माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है? मेरी बेटी ने भी क्या फटीचर से शादी कर ली? भैया जी, आप इससे ही पैसा वसूल लो, चाहे कुछ भी करा लो, मैं तो और भूमिका भाजी उठाकर चल देती है। भाजी वाला सुमित से वसूली करने लगता है और उसको कूट पीट भी देता है। ये ऐसा सिलसिला जारी रहा। भूमिका जगह जगह सुमित को बेइज्जत करने लगी थी। कभी उसे घर में मेहमानों के सामने पोछा लगवाती तो कभी उसे कपूर के फटे पुराने कपड़े पहनने को देती। लो ड्राइवर,
कपूर के पुराने कपड़े, दामाद हुए तो क्या, औकात तो वही रहेगी तुम्हारी, और वैसे भी ये तुम्हारे लिए नए ही हैं। सब नैना के सामने भी होता तो भी वो नजरअंदाज करके चली जाती थी, मगर सुमित नैना को खुश देखने के लिए सब सहता, कभी पलटकर कुछ नहीं बोलता था। एक और चार्ली परिधि के साथ खुशी खुशी रहने लगा, वही नैना अपना नाटक जारी रखने लगी। दिन बीत रहे थे, सुमित नैना की खूब देखभाल करता, उसे पलकों पर बिठाकर रखने लगा था एकदम। नैना को भी सुमित के आगे भाव खाना पसंद था। मेरी घड़ी छिपा लेती हूँ, फिर देखना बेचारा सुमित एक घड़ी को ढूंढने पूरा घर सर पर उठा लेगा। आई लाइक इट। नैना घड़ी छिपा लेती है और सुमित कमरे में आता है तो वो घड़ी घूमने का नाटक करती है। ओफो, ये मेरी घड़ी भी ना लगता है जैसे इसके पांव उगाते हैं और खुद चलकर कहीं भी गायब हो जाती है। आप परेशान मत होइए नैना जी, मैं ढूंढ देता हूँ। सुमित पागलों की तरह घड़ी ढूंढने लगता है और नैना उस पर खूब हंसती है। यही सिलसिला चलता रहता है और एक दिन, सुमित बेटा, माना कि हमारी शुरुआत ठीक नहीं हुई, पर नैना की खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हारी शादी को 20 दिन हो गए हैं और तुम कहीं घूमने नहीं गए। जाओ बाहर खाने पर चले जाओ। सुमित आकर नैना को सारी बात बताता है। ओफो, ये क्या तमाशा है मम्मी डैडी का। सुमित, मुझे लगा इन सब की वजह से ये मेरी बात मानेंगे, पर ये तो एकदम ही बदल गए। ये तो तुमको सचमुच का दामाद मानने लगे। अब चलो डिनर पर, आज तुमको अमीरों की तरफ से महंगी ट्रीट। और नैना और सुमित तैयार होते हैं। सुमित नैना को देखता है तो बस देखता रह जाता है। आप एकदम परी के जैसी हैं नैना जी। आज परी हमारे साथ जा रही है, विश्वास नहीं हो रहा। ओफो, तुम मुझे अपना दोस्त मानो। तुम्हारे साथ मुझे अमीर गरीब जैसा नहीं महसूस होता, पर हाँ, रहोगे तो मेरे ड्राइवर ही। और दोनों महंगी जगह खाना खाने जाते हैं, पर सुमित को इन सब की आदत नहीं थी। वो नैना की तरह छुरी कांटे से भी नहीं खा पा रहा था। अब मैं पिलाऊंगी तुमको हम अमीरों की गर्मी वाली ड्रिंक, खास शरबत, शैंपेन। जानते हो, एक बोतल बेचकर तुम लोग अपना रिटायरमेंट प्लान सेट कर सकते हो। और हाँ, वो इडियट परिधि भी। खैर छोड़ो, लो ग्लास आगे लाओ। सुमित वैसा ही कर रहा था जैसा नैना कह रही थी, पर कुछ बोल नहीं रहा था, खुश भी नहीं था। नैना उसका चेहरा पढ़ लेती है। सुमित, तुमको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नैना जी, ऐसी बात नहीं है। सुमित बताओ, मुझे खाना पसंद नहीं आया ना? और तुम शराब भी नहीं पीते ना? अच्छा सच बताओ, है ना? हाँ, मुझे इतने आराम की आदत नहीं है नैना जी। सोफे पर सोता हूँ, वो नरम मुलायम तो होता है, पर नींद नहीं आती। मुझे रात में आसमान के नीचे सोना पसंद है। जब ठंडी चांदनी आप पर गिरती है तो बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा और बताओ, अगर हम अभी ना होते तो कहाँ होते? तुम्हारी जगह बताओ। सच, आप जानना चाहती हो वो जगह? जानना क्या है, वहाँ भी चलते हैं। अब देखो, कपूर्स की पार्टी तो तुमने अटेंड कर ली, अब शर्माज की भी अटेंड करके देख लेते हैं। सुमित को नैना के अंदर बदलाव नजर आ रहा था और वो नैना को चाट वाली गली ले जाता है। छी, यहाँ कैसे खा सकते हैं? ये इस आदमी के सर से कितना पसीना गिर रहा है। वो सब खाने में चला जाता होगा और उनके हाथों को देखो कितने काले हैं। बस, आप बड़े लोगों की यही दिक्कत है, आप चीजों को एंजॉय करना नहीं जानते हो। देखो, ये रही पाव भाजी आपके सामने। अब आप सिर्फ इसे देखो, सूंघो, तोड़ो और होठों से लगाओ। इस समय भूल जाओ कि किसने बनाई है, कैसी बनाई है, तभी स्वाद आएगा। और नैना जैसे जैसे सुमित बताता है वैसे खाती जाती है। दोनों पानी पूरी, भेल, पाव भाजी, चाट सब खाते हैं, खूब हंसते हैं, मजे करते हैं। सच सुमित, मैं एक ऐसी दुनिया से आज तक अनजान रही। थैंक यू सुमित। और नैना सुमित को किस करके उसे गले से लगा लेता है। सुमित को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों कमरे में लौटते हैं और सोने चले जाते हैं। रात भर सुमित नैना को सोता हुआ निहार रहा था और अगली सुबह जब नैना उठती है तो वहाँ सुमित नहीं था, पर नैना के सिरहाने एक लेटर रखा था। नैना उसे खोलकर पढ़ती है। नैना जी, मैं अब और ये नाटक नहीं कर सकता। जानता हूँ आपका साथ ना छोड़ने का वादा किया था, मगर ये नाटक मेरे लिए अब सच बनता जा रहा है। आपकी खुशियाँ मुझे मेरी भूख से ज्यादा बड़ी लगने लगी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ हमेशा से। जानता हूँ आपको ये कहने का मुझे हक नहीं है, मगर फिर भी ये आपका ड्राइवर अब आपकी जिंदगी से जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। चाहता तो था कि जैसे आप हाथ पकड़कर मुझे अपनी जिंदगी में लेकर आई थी, मैं भी आपको हाथ पकड़कर अपने साथ ले चलूं, मगर ख्वाब ख्वाब बनकर ही टूट जाए तो बेहतर है। जब वो हकीकत का भ्रम बनने लगे तो वक्त रहते दूर जाना ही सही है। ख्याल रखिएगा मेम साहब। नैना को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। इडियट, जाओ, मुझे क्या है। नैना तैयार होकर बाहर आती है तो भूमिका और कपूर उसे घूर कर देख रहे थे। नैना, दिस इज द लिमिट। सुमित जाने से पहले हमें सब बता के गया है। अपनी बात मनवाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने। ओ मॉम, अब तुम मत चालू हो, मैं जा रही हूँ बाहर। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। ड्राइवर, सुमित,
कहाँ रह गए? और नैना को याद आता है वो सर पीट कर खुद ही ड्राइव करके चली जाती है। उधर सुमित परिधि और चार्ली के पास बैठकर उन्हें सब बता रहा था, रो रहा था और बता रहा था। मेरी इडियट बहन से भी किसी को प्यार हो सकता है, मुझे नहीं पता था। नहीं चार्ली, नैना जी की गलती थोड़ी है कि वो ऐसी है। वो बस माहौल ऐसा रहा, अभाव देखा नहीं तो अमीरी सिर चढ़ गई, पर अब वो बदल गई हैं। बस वो खुश रहें। दिन बीत रहे थे। नैना को हर छोटी हरकत में सुमित की याद सताने लगी। कभी चाबी ना मिल पाने पर, कभी भूख लगने पर, कभी रात को सोते हुए खाली सोफा देखकर, और वो उठकर छत पर जाकर आसमान तले जाकर सो जाती है और उसे आसमान में सुमित का चेहरा दिखता है और नैना फूट फूट कर रोने लगती है। देर रात का समय था। परिधि के घर में सब सो रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और सब जाग जाते हैं। चार्ली आंख मसलता दरवाजा खोलता है। नैना, तुम इतनी रात को? सबकी नींद हराम करने की कसम तो खा रखी है तुमने। यू इडियट, सेल्फिश भाई। खुद तो इस बहन जी के साथ घर बसा लिया और बहन को भूल ही गए। और सुमित, तुम चिट्ठी लिखकर वहाँ छोड़ देने से नाटक खत्म हो जाता है क्या? नहीं करना नाटक खत्म मुझे। नहीं नहीं मुझे पूरी जिंदगी तुम संग यही नाटक जारी रखना है। वो उस दिन की तरह सड़क का गंदा चटपटा खाना खाना है। वो नाटक फिर से करोगे? सुमित नैना की बात सुनकर उसे गले लगा लेता है और दोनों रोते रोते भी हंसने लग जाते हैं। मधु और नरेश ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे थे। और हाँ, आई लव यू टू ड्राइवर। मुझे एसी में नहीं, तुम संग तुम्हारी बाहों पर सर टिकाए छत के आसमान तले सोना है। सुमित ने आखिर नैना को बदल दिया था। परिधि और चार्ली, अब तुम जाओ उस घर में, मैं यहाँ रहूंगी। हाँ, मुश्किल होगी पता है, पर मजा आएगा। हाँ 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 भाभी, तुम मेरी भाभी या मैं तुम्हारी भाभी? मैं सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। जानते हो चार्ली, नींबू पानी एक ऐसी ड्रिंक है जो अमीर गरीब सब में कॉमन है। और नैना परिधि हंसकर गले लगते हैं और इस तरह ठंडा ठंडा नींबू पानी पीकर अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है, एक हैप्पी एंडिंग के साथ। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।